क्या हम ये कह सकते हैं महाभारत का एक ही राइटर है? तो सुप्रीमेसी थी वो किसके पास थी? ब्राह्मणों के पास थी। एक चीज क्लियर रखिएगा, ये चैप्टर सिर्फ महाभारत के बारे में नहीं है और इसी चैप्टर को सबसे इजी वे में आपके पास लेकर आए हैं हम, आपका अपना चैनल स्टार्ट रिवीजन। हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज आपके लिए हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास के बारे में देखेंगे। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है फ्रॉम दी एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी से इसको लाइन बाय लाइन देखने जाओगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर महाभारत की कहानियां मिलेंगी, थोड़ी सी आपको अगर वेदों की, पुराणों की जानकारी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। और इसी चैप्टर को सबसे इजी वे में आपके पास लेकर आए हैं हम, आपका अपना चैनल स्टार्ट रिवीजन। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसका एक ओवरव्यू। पहली चीज क्लियर रखिएगा, ये चैप्टर सिर्फ महाभारत के बारे में नहीं है। याद रखिएगा, महाभारत एक रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब कि इस चैप्टर को समझाने के लिए अलग अलग समय पर उदाहरण लिए जा रहे हैं महाभारत के। उस चैप्टर की जो टाइमलाइन शुरू होती है वो वैदिक काल से शुरू होती है, वैदिक एरा से। ये वैदिक काल वो समय है जब वेदों का निर्माण हुआ, जब सामाजिक व्यवस्थाओं का, सामाजिक नियमों का, सोशल रूल्स का निर्माण हुआ। और ये जो वैदिक काल है, ये हमारा दो हिस्सों में बंटता है, एक आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस समझिएगा कि सभी व्यवस्थाओं और नियमों का जो निर्माण था वो किसके द्वारा हुआ? ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, ब्राह्मण कैटेगरी के द्वारा ही क्यों? क्योंकि समाज में उस समय जो सुप्रीमेसी थी वो किसके पास थी? ब्राह्मणों के पास थी। क्योंकि सारी व्यवस्थाएं बनाने वाले ब्राह्मण, और इन्होंने अपने आप को सर्वोच्च रखा था, सुप्रीम बना के रखा था। तो फिर चीज, तो इस समय वेदों का संकलन हुआ। संकलन का मतलब बेटे कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब क्या है? अलग अलग इंफॉर्मेशन उठाकर एक जगह रख दी। रचना नहीं बोली जा रही, कंपाइलेशन बोला जा रहा है। उसके बाद वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इंग्लिश में ये चार नाम रहेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यही चार रहेंगे। और इनमें से याद रखिएगा, जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पुराना हमारा वेद माना जाता है और इसके अंदर आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। ये छोटी छोटी चीजें आपके पेपर में पूछ ली जाती है। उसके अलावा वेदों का संकलन करा किसने था? निर्माता कौन है इनका? तो याद रखेंगे, महर्षि वेद व्यास। उसके बाद आगे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सभी को एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में, हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है इस चैप्टर में। इतनी बात क्लियर है? हम ये कह सकते हैं वैदिक काल दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का टाइम पीरियड आपको मिलेगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, और उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड आपको मिलेगा 1000 से 150 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हमें ये दो अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आगे सुनेंगे, आगे इसमें आता है महाभारत का संकल्प। देखिए, महाभारत के जब समलोचनात्मक संस्करण की बात करते हैं, क्रिटिकल एडिशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या? पहली बात तो समलोचनात्मक वर्ड या फिर ये क्रिटिकल एडिशन का जो वर्ड है, ये कहां पर यूज होता है? देखिए, जब किसी चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है और फिर एविडेंस बेस्ड वाली चीजों को, साक्ष्य सबूत आधारित वाली चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, तो वही हमारे लिए समलोचनात्मक संस्करण होता है, क्रिटिकल एडिशन होता है। इसका मतलब कुल मिलाकर इतना है, किसी भी चीज को देखो, अच्छी बुरी दोनों बातें देखो, और उसके बाद जिन चीजों का सबूत है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, यही हमारे लिए होता है समलोचनात्मक संस्करण। देखिए, अब महाभारत की इसको एडिटिंग मान के चलेंगे हम। क्या मान के चलेंगे? एडिटिंग। और ये एडिटिंग 1919 में शुरू हुई और करी किसने थी? वी एस सुखतांकर ने। और वी एस सुखतांकर खुद क्या थे? एक संस्कृत स्कॉलर। ठीक है, उसके बाद दूसरा, इन्होंने अलग अलग लिपियों में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग एरियाज में वो सारी पांडुलिपियां इकट्ठी करी, वो सारी मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठी करी जो महाभारत से रिलेटेड थी, सबको इकट्ठा करा। फिर वहां से अलग अलग इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू की गई। और इस काम को करने में इनको कितने साल लगे? 47 ईयर। 47 ईयर्स इस काम को करने में 47 वर्षों का समय लगा। और उसके बाद 13,000 से ज्यादा और 1 लाख से ज्यादा श्लोक इसमें रह गए। तो एक चीज समझिएगा, एडिटिंग हुई है एविडेंस बेस्ड, तो जो ओरिजिनल महाभारत थी उससे चीजें क्या हो गई? कम हो गई। कम कैसे? देखिए, जो हमारे पास ओरिजिनल वाली महाभारत है, इस ओरिजिनल वाली महाभारत में 4 लाख से ज्यादा श्लोक थे और 50,000 प्लस पेजेस थे ओरिजिनल में।
वो महर्षि वेद व्यास ने लिखी थी, जो हमारे पास महाभारत रहती है उसमें। लेकिन जब एडिटिंग हो गई, ठीक है, और जो एविडेंस मिले, जब उन बातों को आगे बढ़ाया, तो हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ 13,000 पेज। 4,000 से घटकर श्लोक कितने रह गए? 1 लाख। डिटेल्स क्या हो गई? कम हो गई, कंप्रेस हो गई। ठीक है, तो यहां से एक चीज याद रखिएगा, क्या हम ये कह सकते हैं महाभारत का एक ही राइटर है? नहीं, 3 राइटर। पहला महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने पूरी महाभारत लिखी। दूसरे भाट सारथी, जिन्होंने महाभारत का युद्ध लिखा। और तीसरे हमारे पास वीएस सुक्तांकर, जिन्होंने समालोचनात्मक संस्करण क्रिटिकल एडिशन को तैयार किया। इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद आगे अगला हिस्सा आता है पितृवंशिकता। देखिए, ये समाज का एक ऐसा नियम था जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बन गई, यानी कि पुरुष प्रधान समाज बन गई। देखिए, पितृवंशिकता में नॉर्मली हम अगर इसको समझें, तो पहले तो पिता, कोई भी एक पर्सन, इसके बाद इसकी सारी चीजें, इसका नाम वगैरह सब कुछ इसके पुत्र पे जाएगा, फिर इसके इस व्यक्ति के पोत्र पे जाएगा, ग्रैंडसन पे जाएगा, और फिर ग्रेट ग्रैंडसन पे जाएगा, परपोत्र पे जाएगा। यानी जो परंपरा चलेगी वो पिता के नाम पर चलेगी। किसके नाम पर चलेगी? पिता के नाम पर। इसी को हम पितृवंशिकता कहते हैं, पेट्रियार्कल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, ऐसी परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र के आदि से चलती रहती है। ठीक है, यानी पिता के बाद उसका बेटा ऐसे चलता रहता है। उसके बाद दूसरा, अधिकतर राजवंश, यानी मैक्सिमम जितनी भी डायनेस्टीज थी, रॉयल डायनेस्टीज, जितने भी राजा रहे, लगभग सबने इसको फॉलो किया, सबने। ठीक है, हर चीज का कोई ना कोई एक्सेप्शन अवेलेबल होता है, इससे यहां पर भी है। ठीक है, एक्सेप्शन के नाम पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? एक नाम, वो है सातवाहन शासक, सातवाहना रूलर्स। उसके बाद कभी कभी पुत्र ना होने पर, अगर कोई व्यक्ति है उसका बेटा नहीं है, तो क्या होगा जी? तो होगा उसके ब्लड लाइन में, उसी के सगे संबंधियों में उसके भाई को दे दिया जाएगा। लेकिन महिलाओं को पितृवंशिकता के अनुसार कुछ भी नहीं मिलता था। इतनी बात क्लियर है सभी को? हमारे पास अगली आती है मातृवंशिकता। ठीक है, जब आप मैट्रिनियलिटी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ऐसी परंपरा जो किसके नाम पर चलेगी? माता के नाम पर, माँ के नाम पर। ठीक है, तो जिस तरह पितृवंशिकता समाज में चल रही थी, ऐसे ही मातृवंशिकता भी चल रही थी। मातृवंशिकता में क्या थी कि माँ से जुड़ी हुई परंपरा है, यानी कि वंश तो आगे चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन माता के नाम पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर महिलाओं ने इस चीज को प्रूव किया, जैसे प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त के बारे में याद रखिएगा, ये वाकाटक शासकों से, ये कहां से? वाकाटक शासकों के परिवार से थी, सत्ता भी संभाली थी। और उसके बाद सातवाहन शासक तो ऐसे थे जिन्होंने मातृवंशिकता को कंप्लीटली फॉलो किया। ठीक है, इस चैप्टर में एक चीज आप याद रखिएगा, जहां पर भी ब्राह्मणों के नियम टूटने की बात आएगी, वहां पर ये नाम आ जाएगा, सातवाहन शासक। खुद ब्राह्मण थे, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण के नियमों को फॉलो नहीं किया। ठीक है, और याद रखना, इन सातवाहन शासकों ने अपने नाम के साथ माता का नाम जोड़ा था, वो भी कैसे? गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा। ठीक है, जैसे सातवाहन शासकों ने अपना नाम रख दिया गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनकी माता का नाम गौतमी, उनके बेटे तो गौतमी पुत्र हो गया, तो ये होती है मातृवंशिकता। ठीक है, जैसे अभी आप लोग जो सरनेम यूज कर रहे हो अपने साथ, वो आपके पापा की साइड का है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप मम्मी की साइड का सरनेम यूज करना शुरू कर दोगे, तो आपका जो ये सब कुछ है, मातृवंशिकता माना जाएगा। क्लियर है इतना? उसके बाद आगे अगला हिस्सा आता है हमारे पास, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। अब एक चीज समझिए कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की जरूरत क्या थी। तो सबसे पहली चीज, समाज में ना सबको एक पहचान देनी थी। ठीक है, तो पहचान देने के लिए, समाज को संभालने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जैसी चीजें बनाई गई। ठीक है, पहले तो वर्ण व्यवस्था समझिए कुछ इस तरह। ये हमारे पास एक पिरामिड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सबसे नीचे शूद्र, उसके ऊपर वैश्य, उसके ऊपर क्षत्रिय, और सबसे ऊपर ब्राह्मण। ये मैंने बताया, ब्राह्मण टॉप पर क्यों? क्योंकि बनाने वाले खुद है। अगर आप भी कोई चीज बनाओगे तो अपनी अपनी तो देखोगे सहूलियत। अगर आपको कह दिया जाए जी पेपर के नियम बनाओ, तो आप पेपर के नियम क्या बनाओगे? कोई भी मास्टर 3 घंटे से पहले अंदर नहीं आ सकता, चीटिंग ले जाना कंपलसरी है, क्वेश्चन सिर्फ अपनी मर्जी से हम करेंगे, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आना चाहिए, ऐसे नियम तो बनाओगे। तो ये चीज इनके साथ है। ठीक है, ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वोच्च रखा, और याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था के अनुसार आपके जो काम थे वो फिक्स कर दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजियस एक्टिविटीज, धार्मिक क्रियाएं और वेद पढ़ना, ये सारी जिम्मेदारी किसको दे दी गई? ब्राह्मणों को। क्षत्रियों को दिया गया सुरक्षा, न्याय और शासन। क्षत्रिय में कौन? सुरक्षा, शासन और न्याय, सिक्योरिटी, गवर्नेंस एंड जस्टिस। और क्षत्रिय में कौन कौन आता है? याद रखिएगा, इसके अंदर आ गया आपका राजा, आपके राजा का सेनापति, और आपका मंत्री। ठीक है, ये अलग अलग लोग आ गए।
उसके बाद वैश्य, वैश्य का मतलब कौन से लोग, ऐसे लोग जो क्या करेंगे, व्यापार और पशुपालन, क्या करेंगे, व्यापार और पशुपालन। और लास्ट में हमारा बचता है शूद्र, शूद्र कैटेगरी का काम क्या था, बाकी तीनों की सेवाएं करना, बाकी तीनों को सेवाएं देना, सिंपल सा, ऐसे सबके काम फिक्स कर दिए गए थे। अब यहां से समझिएगा कि वर्ण व्यवस्था की खासियत क्या थी। पहली बात, वर्णों की संख्या निश्चित थी, कितनी, 4। ये ना उस जमाने में बदली, ना ये आज भी वर्ण में 4 ही। उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बिल्कुल फिक्स था, ये अपरिवर्तनीय थी, अनचेंजेबल थी, इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता था। और ये आपके जन्म पे आधारित थी कि एक बार आप जिस वर्ण में पैदा हो गए, आपको मरते दम तक उसी वर्ण का अनुसरण यानी पालन करना पड़ेगा। उसके बाद आती है जाति व्यवस्था। देखिए, वर्ण व्यवस्था में समाज के सभी लोग शामिल नहीं हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति लकड़ काट के अपना जीवन यापन कर रहा है, जंगली कंदमूल ला के, तो कुछ वर्ण में आएगा, किसी में नहीं आ सकता। तो ऐसों के लिए बनाई गई जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या हुआ कि जातियों की संख्या अनिश्चित थी, ठीक है, जो नंबर ऑफ कास्ट थी वो अनसर्टेन थे, ठीक है, फिक्स नहीं था। और कास्ट जो होती थी ये परिवर्तनशील थी। क्यों? क्योंकि ये आपके कर्म पे आधारित थी। आपका जो अर्निंग सोर्स है वही आपकी कास्ट बनती थी, आप अपना अर्निंग सोर्स चेंज कर दो, आपकी कास्ट चेंज हो जाती थी, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और याद रखिएगा, जो लोग वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाए उनके लिए जाति व्यवस्था आ गई। और ये मर्जी थी सबके साथ एक सोशल आइडेंटिटी जोड़ी गई थी। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों को लाने का एक ही उद्देश्य था कि लोगों के साथ क्या जुड़ जाए, एक सोशल आइडेंटिटी। और जो ये सोशल आइडेंटिटी जुड़ी, इसी में वर्ण व्यवस्था आई, इसी में जाति व्यवस्था आई। और बनाने वाला कौन था, ब्राह्मण। बनाने वाला कौन था, ब्राह्मण। और बनी किस समय में, वैदिक काल। वैन वैदिक काल के कितने हिस्से, 2 हिस्से, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके बाद आगे इसमें बात करें, आगे आता है अक्षत्रिय राजा। देखिए, वो वर्ण व्यवस्था का ये वाला नियम आपको याद है, केवल क्षत्रिय कैटेगरी के लोग ही शासन कर सकते थे, यानी राजा बन सकते थे। तो अब यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या बनता है अगला, अक्षत्रिय राजा। यानी ऐसे लोग जो क्षत्रिय कैटेगरी से नहीं थे, ठीक है, फिर भी राजा बने, उन्हीं को अक्षत्रिय राजा या फिर नॉन क्षत्रिय किंग बोला गया, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज आप देखोगे, नियम भी यही कह रहा है कि ब्राह्मणों के अनुसार केवल क्षत्रिय कैटेगरी, ओनली क्षत्रिय वर्ण कैन बी द रूलर, यानी क्षत्रिय वर्ण के लोग ही राजा बन सकते थे। बट ऐसे कई सारे अपवाद हैं, कई सारे एक्सेप्शंस हैं, जहां पर क्षत्रिय कैटेगरी के अलावा लोग राजा बने। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जैसे नंद शासक, ठीक है, जो ब्राह्मण थे फिर भी राजा बने। उसके बाद आते हैं मौर्यों के लास्ट रूलर्स, शुंग और कुंभ, जो लोअर कैटेगरी के थे बट फिर भी राजा बने। उसके बाद आते हैं सातवाहन शासक, ये खुद भी ब्राह्मण थे बट ये भी क्या बने, राजा बने। और उसके बाद एक एग्जाम्पल और आता है, शक शासक। शक शासक याद रखिएगा, ये वो थे जो बाहर से आए थे, मध्य एशिया से भारत में आके राजा बने थे। और इन लोगों में एक एग्जाम्पल आता है रुद्रदमन। रुद्रदमन का नाम याद रखिएगा। पहली बात तो जो ये शक शासक है, इन्होंने आपके गुजरात वाले हिस्से पे शासन किया है, ठीक है, ये आपको मैप में हेल्प करेगा, गुजरात वाले हिस्से में शासन किया है। और रुद्रदमन ने गुजरात की एक सबसे बड़ी झील सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद इनको एक टाइटल दिया गया था, याद रखेंगे, इनको टाइटल दिया गया था मलेच। मलेच का मतलब क्या है, अनआइडेंटिफाइड, जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बाहर से आए थे, भारत की जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था इन्हें पता नहीं थी। ब्राह्मणों ने जब इनकी पहचान पूछी तो इनको कुछ नहीं पता था कि हम किस वर्ण के हैं, किस जाति में। तो ब्राह्मणों ने इनको टाइटल दे दिया मलेच हो जी, आपका कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि अक्षत्रिय राजा यानी कि वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग क्षत्रिय तो राजा बन सकते थे, बट कुछ ऐसे लोग भी थे जो क्षत्रिय कैटेगरी के नहीं थे बट फिर भी राजा बन गए। और ऐसे ही लोगों को क्या बोला गया, अक्षत्रिय राजा या नॉन क्षत्रिय किंग, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, अगला आता है विवाह के नियम, ठीक है। विवाह के नियम कह लीजिए, गोत्र व्यवस्था कह लीजिए। देखिए, पहली बात तो समाज में सिर्फ वेद नहीं थे, वेदों के साथ साथ ना छोटे छोटे तो ग्रंथ बनाए गए। एक रहता है हमारे पास धर्मशास्त्र और एक रहता है धर्मसूत्र, ठीक है, याद रखिएगा। धर्मशास्त्र धर्मसूत्र क्या था, इनके अंदर सामाजिक नियमों का संकलन था, ठीक है। इनके अंदर पूरी तरह से सोशल रूल्स को कंपाइल किया गया था। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र जो है, इसके अंदर सामाजिक नियमों को लिखा गया था। और जो ये सामाजिक नियम है, इसी के अकॉर्डिंग पूरा समाज चल रहा था। इसके अंदर क्या क्या था, एग्जाम्पल, विवाह से रिलेटेड डिटेल डाल दी, गोत्र से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड, सारे के सारे जितनी भी चीजें थी सबको इसमें रिलेट करके लगा दिया गया, ठीक है। और सबको मैंडेटरी कर दिया, आप इसी को फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजें, जैसे पुत्रियों का विवाह समाज में सबसे महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है। लड़की की शादी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई विवाह के आधार पर, ठीक है। इसी से रिलेटेड रहती है हमारी गोत्र व्यवस्था, ठीक है। गोत्र व्यवस्था में याद रखिएगा, गोत्र क्या है, आपके वंश की पहचान,
गोत्र क्या रहता है आपके लिए? वंश की पहचान। ठीक है, और याद रखिएगा गोत्र का जो शुरुआत हुई थी ये 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। 1000 ईसा पूर्व का मतलब कौन सा काल? ऋग वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग वैदिक काल। और उसके बाद जो आपकी वंश की पहचान है जिसके नाम पर है वो किसी वैदिक ऋषि का नाम है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि आज जितने भी गोत्र हैं इन सभी में जो नाम फॉलो हो रहे हैं वो किसी वैदिक ऋषि का नाम है। वो किसी वैदिक ऋषि का नाम है, वैदिक काल के महान ऋषि का नाम है। ठीक है, और उसी के नाम पर पूरा का पूरा चल रहा है। याद रखिएगा अगेन, गोत्र क्या है? आपके वंश की पहचान, एक आइडेंटिटी आपके वंश की। ठीक है, और ये आइडेंटिटी आई कहां से? एक वैदिक ऋषि से आई है, वैदिक काल के महान ऋषि से आई है। और अगर आपका गोत्र जिसके साथ मैच करता गया आप सब एक ही खानदान के माने जाओगे। इतनी बात क्लियर है? गोत्र के जो सदस्य होते हैं जितने भी, जितनों के साथ आप गोत्र मैच कर जाएगा यानी सबका खानदान क्या है? सेम, ये मान लिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है कि विवाह में हम देखते हैं धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं और गोत्र हमारे लिए क्या है? एक वंश की पहचान होती है। आप एक चीज समझिएगा, पेपर में ना इन दोनों को अलग अलग करके पूछ सकता है। देखिए आपको याद रखना है दोनों का मतलब क्या है? एक ही, और दोनों के लिए कुछ कॉमन नियम है। और नियम कौन कौन से हैं? पहला कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र अपनाना पड़ेगा। लाइक एक परंपरा, एक अनुष्ठान होता है ना शादी के टाइम, कन्यादान। लाइक लड़की वाले पल्ला झाड़ रहे हैं जी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अभी आपकी हुई। और वहीं पर जो दूल्हा है यानी उसका हस्बैंड, ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी चलिए हम स्वीकार कर रहे हैं। तो लड़की क्या करती है? अपने पिता का गोत्र छोड़ देती है और अपने पति का गोत्र अपना लेती है शादी के बाद। ठीक है, क्योंकि पिता ने तो दान कर दिया, खत्म रिश्ता। ठीक है, और उसके बाद पति ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसके खानदान में जुड़ गई। उसके बाद दूसरा होता है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते। सेम गोत्र के जो मेंबर्स थे वो शादी नहीं कर सकते थे। क्यों? अभी बताया ना, गोत्र के आपके वंश की पहचान, गोत्र मैच करके आप एक ही वंश के हो यानी भाई बहन हो, तो क्या शादी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमारे गोत्र और विवाह दोनों के कॉमन नियम है। उसके बाद अगला हिस्सा आता है चांडाल और उनके कर्तव्य। देखिए समाज में एक कैटेगरी ऐसी थी जो ना तो वर्ण व्यवस्था में आई और ना ही सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से जाति में आई। ठीक है, और ऐसे ही लोगों को अस्पृश्य बोला गया, अछूत बोला गया। ठीक है, चांडाल कह लीजिए, अस्पृश्य कह लीजिए, अछूत कह लीजिए, अनटचेबल कह लीजिए, ये सारे के सारे एक ही हैं। और चांडालों की स्थिति पर सबसे ज्यादा जोर देकर अगर किसी ने वर्णन किया और वो है फाशियान। ठीक है, और फाशियान कौन था? एक चाइनीज ट्रैवलर था, चीनी यात्री था। और उसके अलावा चांडाल कैटेगरी के लिए जो ड्यूटीज फिक्स करी गई थी, चांडाल लोग करेंगे क्या क्या, ये सब कुछ एक बुक में डिफाइन किया गया था जो कि है मनुस्मृति। कौन सी बुक है? मनुस्मृति। ये भी पार्ट है वही धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र का। ठीक है, ये जो आपने ये पढ़ा ना, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, ये वाला, ठीक है, इसी का पार्ट है मनुस्मृति। ठीक है, आगे अब इनके कर्तव्य क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या है? पहली बात तो इनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, आउटसाइड द विलेज रहा करते थे। दूसरी चीज, जो लावारिस शव होते थे, ठीक है, जो अनक्लेम्ड बॉडीज होती थी, उनका रिचुअल परफॉर्म करते थे, उनका क्रियाक्रम करते थे। उसके बाद मृत लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। मरे हुए लोगों के जो फेंके हुए कपड़े होते हैं वो पहन लिए, लोहे के आयरन की ज्वेलरी पहन ली। उसके बाद लोग जो बर्तन फेंक देते थे ये वो इस्तेमाल करते थे। उसके साथ साथ ये चलते समय ताल बजाते थे। ठीक है, पैम्बल्स। देखिए करताल का मतलब क्या है? अनाउंस करेंगे, बताएंगे कि हाँ जी चांडाल आ रहा है। तो उस टाइम पर चांडाल को अचानक से देखना अपशगुन माना जाता था। और यहीं से आपकी इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन चालू हुआ। लाइक गले में मटका लटकवा देना, उगना पसीना सब उसमें जाना चाहिए, कपड़ा बांध दिया ताकि आपके फुटप्रिंट्स ना आए, ये सारी चीजें यहीं से शुरू हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि जो चांडाल की ड्यूटीज है कौन सी बुक में मिलती है? मैन्युस्क्रिप्ट में, मनुस्मृति में। और ये सारी चीजों को देखकर सबसे ज्यादा दुख किसने जाहिर किया था? एक फाशियान, एक चाइनीज ट्रैवलर ने। इतनी बात क्लियर? उसके बाद आगे इसमें बात करें, स्त्री और पुरुषों के संपत्ति अर्जित करने के तरीकों में बात आती है कि मेल और फीमेल्स किस तरीके से प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते थे, रिसोर्सेज अपने पास रख सकते थे। पहली चीज देखिए, जो प्रॉपर्टीज के ऊपर राइट्स है ये भी किसमें बताया गया है? मनुस्मृति में, मैन्युस्क्रिप्ट में बताया गया है पूरी तरह से। उसके बाद दूसरी चीज, मनुस्मृति के अनुसार अकॉर्डिंग टू मैन्युस्क्रिप्ट फीमेल्स और मेल्स दोनों ही डिफरेंट तरीकों से अपने लिए अर्न कर सकते थे, अपने लिए संपत्ति अर्जित कर सकते थे। उसके बाद एक चीज है जहां पर महिलाओं का हिस्सा नहीं था, वो है पैतृक संपत्ति। ठीक है, पैटर्नल प्रॉपर्टी। तो पिता की संपत्ति में महिलाओं को कोई हिस्सा नहीं होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान बंटता था। याद रखिएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल सन्स, यानी सिर्फ बेटों के बीच में पिता की संपत्ति बांटी जाती थी। और इसमें भी जो सबसे बड़ा बेटा होता था, श्रेष्ठ पुत्र होता था, सबसे बड़ा बेटा होता था, उसको थोड़ा सा ज्यादा रिसोर्स मिलता था। रीजन ये माना जाता था कि माता पिता की मृत्यु के बाद फैमिली को संभालने की जो जिम्मेदारी है
और किस हाथ में आ गई है, बड़े बेटे की। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है उसकी, तो उसको रिसोर्सेज भी क्या है, थोड़े से ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद पुरुषों के पास अलग अलग ऑप्शंस थे, देख व्यापार वगैरह के माध्यम से अर्जित कर सकते थे, लेकिन महिलाओं के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। याद रखिएगा, जो मेल है उनके पास 7 तरीके थे और फीमेल्स के पास 6 तरीके थे। फर्क किस चीज का है, पैटर्नल प्रॉपर्टी का। ठीक है। पैटर्नल प्रॉपर्टी में महिलाओं का हिस्सा नहीं था, इसीलिए यहाँ पे 7 तरीके, बाकी इनके पास, महिलाओं के पास 6 थे। ठीक है, आगे समझेंगे। अगला हिस्सा आता है हमारा, कौन कौन से तरीके। वैसे सबसे पहला, विरासत, खोज, खरीद, जीत लेना, श्रम, उपहार। ये सारी चीजें जो होती है वो 6 तरीके हो गए जो महिलाओं के लिए थे। इसमें अगर आप ऐड करते हो पैटर्नल या इनहेरिटेंस, ठीक है, यानी कि पैतृक संपत्ति, तो ये 7 तरीके किसके हो जाएंगे, पुरुषों के। इतनी बात समझ में आ रही है। आपको बस इतना याद रखना है, वैदिक काल में महिलाएं 6 तरीके से अर्न कर सकती थी और पुरुष 7 तरीके से। 6 तरीके जो दोनों में कॉमन है कौन से हैं, विरासत यानी कि सोज, खरीद, विजित, श्रम, उपहार, ये 6 सब में कॉमन है। ठीक है। लेकिन 7वां आता है पैतृक, पिता की संपत्ति। वो सिर्फ बेटों को मिलेगी, इसलिए बेटों के पास एक ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद स्त्रियों द्वारा पैतृक संपत्ति पे हिस्सेदारी की मांग भी नहीं की जा सकती थी, आप डिमांड भी नहीं कर सकते थे। और उसके बाद लड़की के पास जिस भी तरीके से जो छोटी मोटी चीजें आ गई, इन सारी चीजों को कहा जाता था स्त्रीधन। ठीक है। स्त्रीधन पे याद रखिएगा, इनके ऊपर अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, वुमन कुड नॉट सीक्रेटली एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी महिलाएं गुप्त रूप से संसाधनों का या प्रॉपर्टी का संचय नहीं कर सकती थी। अगर लड़की मैरिड है तो उसे अपने पति को बताना पड़ेगा, अगर अनमैरिड है तो हस्बैंड फादर को बताना पड़ेगा। और उसके बाद स्त्रियों द्वारा जो ये स्त्रीधन है, ये किसी को भी बांटा जा सकता था, ये इनकी मर्जी है। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज याद रखिएगा बेटे, ये टॉपिक आपका 8 मार्क्स में है, बिल्कुल फिक्स है। तो आप आज की डेट लगा लीजिएगा, आज बोल रहा हूँ ये 8 मार्क्स में आपका आएगा, मिड टर्म, प्री बोर्ड, फाइनल टर्म, बोर्ड में भी सब में 8-8 नंबर में आएगा। ठीक है, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। खाता है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत को क्या माना है, डायनेमिक टेक्स्ट। डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहते हैं, देखिए पहली चीज, ये डायनेमिक वर्ड हम वहां यूज करते हैं, गतिशील वर्ड जो समय के साथ चेंज हो रहा हो। तो ये तो महाभारत की कहानी है, बुक है, क्या समय के साथ बदल रही है, जवाब है हाँ। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। महाभारत का स्वरूप तत्कालीन समय से यानी कि उस समय से वर्तमान तक काफी ज्यादा परिवर्तित हो चुका है, चेंज हो चुका है। जैसे समझिएगा कि पहली बात हम कहते हैं कि महाभारत का विकास जो है समय के साथ है, विद द टाइम है। हर समय में हमें देखने को मिल रहा है, प्राचीन काल से मध्यकाल, मध्यकाल से आधुनिक काल, कोई ना कोई इसको आगे पुश कर रहा है। इनफैक्ट आप ये समझो, अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने महाभारत को ट्रांसलेट करवाया था और उसका नाम कर दिया था रस्मनामा, फारसी ट्रांसलेशन था इसका। ठीक है। उसके बाद महाभारत का प्रस्तुतिकरण, स्टार्टिंग में सिर्फ क्या थी, ये बुक थी, लेकिन आज के टाइम पे ये हमारे लिए एक मूवी भी है, ये हमारे लिए एक प्ले यानी कि नाटक भी है, ये हमारे लिए आज एक पेंटिंग भी है, आज हमारे लिए मूर्ति कला भी है, स्कल्पचर भी है। अलग अलग फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आती है पुनर्व्याख्या, रीइंटरप्रिटेशन। इसमें क्या है कि नई नई व्याख्याएं जोड़ी गई हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है सीधी सीधी ट्रांसलेशन की, कई अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है और नई नई बातों को इसमें जोड़ा जा रहा है। उसके बाद आती है इसकी विषय वस्तु। याद रखिएगा, इसकी विषय वस्तु यानी कि इसका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा वास्ट है और मल्टी डायमेंशनल है। यानी कि इस एक अकेली महाभारत की किताब में जो सिर्फ युद्ध के लिए जानी जाती है, इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजों को जोड़ दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत को आप बांटोगे 2 हिस्सों में, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान और उपदेशात्मक, जो आख्यान है वहां पर सोशल बिहेवियर है, श्लोक के बारे में बताया गया है, और उपदेशात्मक में अलग अलग कहानियां, भीम का विवाह, उसका द्रौपदी का विवाह, ये सारी चीजें। ठीक है। और उसके बाद आती है क्षेत्र विशेष की कहानियां, जो रीजनल स्पेशल कहानियां थी, इसमें जोड़ दी गई थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। यहाँ से एक चीज अलग से समझिए चलिएगा एक्स्ट्रा, कि महाभारत को हम क्या मानते हैं, क्या महाभारत को हम जस्ट एक उपन्यास नॉवल मानते हैं, या महाभारत को क्या हम एक सच्चाई मानते हैं। देखिए, हम दोनों चीज मानते हैं। उपन्यास मानेंगे यानी कि बुक मानेंगे, तो इसको भी लिखने वाला कोई राइटर है, ऑथर है, लेखक है बुक की तरह, इसकी भी कोई ना कोई विषय वस्तु है, इसके अंदर भी कंटेंट है। उसके बाद इसकी एक लैंग्वेज है, प्रॉपर संस्कृत लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखा गया था, और इसको एक महाकाव्य बताया गया है, इसको एक पिक पोयम बताया गया है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं कि सच्चाई है, सच्चाई कैसे मान लें, कि इसमें जो जो लोकेशंस बताई गई हैं वो सारी हमें रियलिटी में मिली है।
उसके बाद यहाँ पर जितनी भी घटनाएं हैं, इनके अंदर क्रमबद्धता, इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखने को हमें मिलता है। महाभारत का जो कालखंड है, इसमें सटीकता, एक्यूरेसी देखने को मिलती है। और उसके बाद 1951-52 में बीबी लाल एक आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातात्विद है। इन्होंने हस्तिनापुर की खोज भी करी। हस्तिनापुर जो ढूंढा गया, इनके द्वारा ही ढूंढा गया। तो ये सारी चीजें वो हैं जो आपको बताती है कि महाभारत एक रियल भी है, और दूसरी तरफ ये चीजें वो है जो आपको बताती हैं कि महाभारत एक हमारे लिए जस्ट नॉवल भी है। और दोनों तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि क्या महाभारत का एक ही लेखक है? जवाब है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि महाभारत के जो ओरिजिनल रचनाकार हैं, महर्षि वेद व्यास है, जिन्होंने ओरिजिनली महाभारत लिखी, जिसके अंदर 4 लाख श्लोक थे, 50,000 से ज्यादा पन्ने थे। ठीक है। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अलग अलग टाइप की जानकारी थी। फिर इसके बाद आते हैं हम भाट सारथी में। मूल पटकथा, ओरिजिनल स्क्रिप्ट, जो महाभारत जिसके लिए जानी जाती है, जिस लड़ाई के लिए, उस महाभारत के युद्ध को, कौरवों और पांडवों के युद्ध को किसने लिखा? भाट सारथी ने। किसने लिखा? भाट सारथी। भाट सारथी की खासियत याद रखना, ये कौरवों की साइड से भी और पांडवों की साइड से भी युद्ध में जाते थे, और वहां पर लोगों को देखते थे, खुद से सारे रियल इवेंट्स देख के फिर लिखते थे। ठीक है। और आधुनिक समय में रचनाकार कौन आते हैं? वी एस सुखांकर। ठीक है। और इन वी एस सुखांकर के बारे में आपको याद रखना है, संस्कृत स्कॉलर थे, संस्कृत के विद्वान थे, और उसके साथ साथ इन्होंने क्रिटिकल एडिशन यानी कि समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा आप लोग, हमें आता है कि क्या ब्राह्मणीय जो नियम थे, ब्राह्मणीय नियम, जितने भी ब्राह्मण रूल्स थे, लोग इन्हें फॉलो क्यों कर रहे थे? ठीक है। तो फॉलो करने का पहला रीजन है कि इन्होंने बताया था कि जो भी चीजें हम बना रहे हैं, हम थोड़ी बना रहे हैं, ये सब डिवाइन सिस्टम, यानी कि दैविक व्यवस्था है। दैविक व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि ये लोग देवताओं की बनाई हुई चीजें हैं। दूसरा, सारी चीजों को इन्होंने बता दिया जन्म आधारित। ठीक है, कि एक बार आप जिन परिस्थितियों में जन्म ले लिए, आपको उनके अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सारी चीजें इन्होंने बर्थ बेस बता दी। ठीक है, देवता यही चाहते हैं, इस तरीके से लोगों को डरा दिया। और उसके बाद तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग इन दो से नहीं डरे, वहां पर शासकों को बीच में लाया गया। ठीक है, रूलर्स को बीच में लाया गया। रूलर्स को ऑर्डर दिए गए कि जी, अगर आपके क्षेत्र में हमारे नियम फॉलो नहीं हुए तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाओगे, इस तरीके से। तो ये ब्राह्मणों की कुछ टैक्टिक्स थी, ये उनकी रणनीतियां थी, जिसकी वजह से लोग उनकी नीतियों को फॉलो कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और भी वीडियोस के लिए चैनल को जुड़े रहें। थैंक यू।